नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोघ क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज देख रहे हैं। इस घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में हमारा तीसरा सीरीज चल रहा है जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोग क्या देख चुके हैं। लास्ट में पहले पर्यावरण देखे, फिर इकोसिस्टम देखे, फिर बायोडाइवर्सिटी देखे। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है कि हॉट स्पॉट तक। क्या देख लिया? हॉट स्पॉट तक। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण। क्या है जैव विविधता संरक्षण, कैसे किया जाए, इसके बारे में अध्ययन करना है। कुछ चीजें आप आपको और बता दूं दोस्तों, हमारा चैनल है, टेलीग्राम लिंक है जिसका नाम है अमोघ क्लासेज। अमोघ क्लासेज पर आप अगर किसी चीज की, एलटी की, जीआईसी की, यूपीपीसीएस की, पेट की, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आप ज्वाइन करके अपने जीएस वाले सेगमेंट को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो न्यूज होती है, इंफॉर्मेशन होता है, हमें दिया जाता रहता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसी पे प्लेलिस्ट बनाई गई है पेट 2025 को टारगेट करते हुए। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 12 और टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, चैनल पर विजिट कर जाइए और इसको देख सकते हैं। राइट, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमें जैव विविधता का संरक्षण। अब आप ये बताइएगा, अगर जीव हैं, जैव मतलब जीव, जितने भी जीव हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? कई प्रकार हो सकते हैं। पहले ये होता है, हम इनके जो घर है, जहां ये रहते हैं, इनका जो आवास होता है, उसको सुरक्षित कर दें। ठीक है। दूसरा, कुछ जीवों को हम क्या कर दें, नाम लिख दें, क्या कर दें, सूची बना दें और उससे कह दें इन लोगों का शिकार करना मना है। और क्या कर सकते हैं, कुछ हम एक्ट बना दें या अधिनियम बना दें, कानून बना दें। इसके माध्यम से क्या होगा कि भाई साहब, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत आपने इसका उल्लंघन किया, दंड का प्रावधान कर दें। ऐसे कुछ विभिन्न प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनको सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे घर और आवास। घर और आवास कैसे हो सकता है? एक तो दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है हम उनके उनके ही घर में लेकर सुरक्षित कर दें। दूसरा होता है उनको हम कहीं बाहर ले जाकर सुरक्षित कर दें। इसी प्रकार से क्या होता है, इसी की अगर किसी जीव को उनके आवास स्थान, मतलब किसी जिस जंगल में रहते हैं उसी स्थान पर अगर सुरक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं स्वस्थान। क्या कहा जाता है? स्वस्थान। अगर उनके उस स्थान से हटा कर किसी दूसरे जंगल या किसी दूसरे क्षेत्र में रखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? वाह्य स्थान है। ठीक है, स्वस्थान कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है? नेशनल पार्क है और सेंचुरीज है और बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इस प्रकार कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है? जीन संरक्षण है और बीज संरक्षण है, जो जीवों को बीज होता है उसको संरक्षित करना। इस प्रकार के कुछ काम किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जीवों के नाम में एक आपके यहाँ नियम पारित किया गया, वन्य जीव संरक्षण नियम 1972। इसके माध्यम से 6 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, लिस्ट बनाई गई है। उन सूचियों में क्या किया गया है कि 6 प्रकार की लिस्ट दिया गया है। इसमें एक आगे किस लिस्ट को स्वीकार किया जा सकता है, किसका नहीं स्वीकार किया जा सकता, या किसी को अगर आप स्वीकार करते हैं किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, इस प्रकार का उल्लेख कहाँ किया गया? वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 का। अब अधिनियम कौन कौन से पारित हुए हैं? जैसे पर्यावरण संरक्षण नियम और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम 2002। इस प्रकार के कुछ अधिनियम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ये हम समझ रहे थे बैकग्राउंड कि ये किस प्रकार से हम सुरक्षा कर सकते हैं, और जो चैप्टर है इसी के इर्द गिर्द आपका घूमेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं जो लिखा गया है इस पे। चूंकि अब मेरे पास मजबूरी ये है, हम घटना चक्र पढ़ा रहे हैं। अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे होते शायद और डिटेल और ही बेहतर पढ़ाते, लेकिन अब चूंकि हम चैप्टर पढ़ाने हैं हमें, तो इसलिए हम अपने आप को लिमिटेड किए हुए हैं। बहुत ज्यादा इसमें अवाही तवाही नहीं कर सकते, वरना कुछ लोग कहेंगे यार तुम पढ़ाते नहीं हो, तुम बहस करते हो, कुछ ऐसे भी कमेंट आ सकते हैं। खैर, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका रीजन क्या है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले क्या होता था, कुछ इसका बैकग्राउंड समझते हैं। पहले सरकारें जब शुरू की थी, ये पहले नेशनल पार्क घोषित कर देती थी या सेंचुरी घोषित कर देती। ठीक, अब जब कभी नेशनल पार्क घोषित किया जाता है जिस क्षेत्र को, वहां में किसी लोगों का प्रवेश नहीं होता था, लोगों का प्रवेश वर्जित। यहाँ पे भी लगभग वही होता था।
लेकिन समस्या ये होती थी इससे, मान लीजिए कोई आदिवासी है, ठीक है, अगर कोई आदिवासी है, उसके वहां अगर वो जंगल में रह रहा है, अगर आपने उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया तो उसका रहने का अधिकार खत्म, उसका जीवन यापन का अधिकार खत्म। तो इसका मतलब क्या, आप एक जीव को तो संरक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे जीव के ऊपर क्या कर आप संकट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इसी से बचने के लिए एक यूनेस्को ने, सॉरी माफ करिएगा, यूनेस्को ने एक पहल लेकर आया जिसके उत्तर मैन एंड, या मे बी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इसका कब लेकर आया था, 1971। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था भैया हमें जीवों को संरक्षण तो करना ही करना है, साथ में ही हमें मनुष्यों को भी संरक्षित करना, ताकि क्या है उनकी संस्कृतियां, उनको भी संरक्षण किया जा सके, ठीक है। उसी स्थान पर ये बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना। स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया जीव जिस स्थान पर रहता है हमें उसी स्थान पर संरक्षित करना है, कहीं बाहर ले जाकर नहीं करना है, ठीक है। ध्यातत्व है कि जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय और वह स्थानीय संरक्षण की तकनीकें अपनाई गई हैं। जैव विविधता संरक्षण की दो तकनीकें हैं, कौन कौन सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे, इसको एक बार बता देते हैं आपको। जैव विविधता जो संरक्षण होता है इसको दो प्रकार की तकनीक है, हो सकता है नीचे चार्ट दिया तो है चार्ट। अब सोचिए पहले ये चार्ट है, चार्ट में आइए फिर आगे ऊपर चलते हैं। संरक्षण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक स्वस्थानीय होता है, दूसरा वायस्थानीय। स्वस्थानीय मतलब इंग्लिश में कहते हैं इन सिटू, इंग्लिश में कहते हैं एक्स सिटू। इसका क्या मतलब है कि अगर स्वस्थानीय मतलब जिस वास में कोई जीव रहता है, मान लीजिए एक है एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है, ये लायन गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। अब उनको जो उनका वास है उसी स्थान पर संरक्षित कर देना ही क्या है, स्वस्थानीय है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत आप राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आप वन्य जीव अभ्यारण्य या सेंचुरी घोषित कर सकते हैं, या जैव मंडल निकाय या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्रों में घोषित किया जाता है। वायस्थानीय में क्या आवश्यकता है, किसी पेड़ पवित्र बगीचों को लगा देना है, बीज बैंक या जीन बैंक बना देना है, वनस्पति उद्यान बना देना है, या फिर एक्वेरियम बना देना है, या चिड़ियाघर जो बनाए जाते हैं, ये क्या वायस्थानीय है। चिड़ियाघर या जो होते हैं क्या होता है, उसमें बाहर से जीवों को लाकर संरक्षित किया जाता है, तो इससे क्या हो गया आपका वायस्थानीय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, देखिएगा कह रहा है राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, जैव मंडल रिजर्व, प्राकृतिक उपवन और झील आदि क्या है, ये इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। आगे चलिएगा, जबकि वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है, तो इसे स्वस्थानीय कहते हैं। जबकि यदि उन्हें मूल स्थान से पृथक कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है उसे वाह्य स्थानीय कहते हैं। मतलब किसी जीव को उसके स्वयं का आवास में संरक्षित कर देना स्वस्थानीय है, बाहर ले जाके सुरक्षित करना इसे वाह्य स्थानीय होता है, ठीक है। जैसे जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि क्या है, वाह्य स्थानीय के एग्जाम्पल हैं। क्या है ये, वाह्य स्थानीय या एक सेटों के एग्जाम्पल कहलाते हैं, राइट। आगे चलते हैं, चलिए ये तो हम लोग देख चुके हैं। आइए इधर आइए, इस कॉलम में आइएगा। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई साहब आप बताइए, ठीक है। वाह्य स्थानिक संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति जानवरों की विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण करके उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, वाह्य स्थानीय संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली होती है जूलॉजिकल पार्क और दूसरी विधि क्या होती है, शुक्राणुओं, अंडाणुओं, भ्रूणों, नमूनों अत्यंत का कम तापमान में द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित करने से। क्या मतलब है, मान लीजिए एक जूलॉजिकल पार्क बनाया जाए, जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, जो जीव हमारे विलुप्त होने वाले हैं उनको हम लाकर संरक्षित करते हैं, उनका सेवन पालन करें, उनका प्रजनन कराएं, उनका ग्रोथ कराएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम जो उनके स्पर्म हैं या जो मादा होगी उनके जो अंडाणु होते हैं, मेल के फीमेल में क्या होता है, अंडाणु होता है और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, उनको हम संरक्षित कर लें और उनको नाइट्रोजन रख दें। चूंकि आपको पता होगा कि जो स्पर्म वगैरह रखा जाता है नाइट्रोजन में रखा जाता है ना, इसलिए कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जैसे जो भैंस गाय को
सीमन चढ़ता है, जो सीमन किसमें स्टोर किया जाता है, तो क्या हो, द्रवित नाइट्रोजन, तो उसमें अगर स्टोर कर दें तो क्या होगा, वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे चलिएगा। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य परंपरागत जीवन के संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना है। देखा, बहुत अच्छी चीज लिखा है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण किसका, जीवों को, मतलब जैव मंडल का संरक्षण तो करना ही करना है, प्लस जो मनुष्य उसके परंपरागत जीवन के संरक्षण करना का रणनीति क्या है, जैव मंडल है। यानी जीव भी रहे, मनुष्य भी रहे, उनकी संस्कृतियां भी बची रहे। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में मुख्यतः उद्देश्य क्या है, पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, विविधता, संपूर्णता को बनाए रखना है। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक तंत्र को क्या करना है, योग्य और आर्थिक संवर्धन बनाए रखना है। पारिस्थितिक विज्ञान में शोध को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। ये सब क्या है, जब कोई जैव बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है उसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यानी हमें समाज को भी बनाए रखना है, उनकी संस्कृतियों को भी बनाए रखना है, इकोसिस्टम को भी बनाए रखना है। ठीक है, अगर कोई हमें शोध करना है उसको भी करना है, प्लस साथ ही साथ जागरूकता को भी फैलाना है। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत ने अब तक 18 जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किया, जिसमें 12 यूनेस्को में है। किसमें, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का जो मैन मेड बायोस्फीयर रिजर्व है का प्रोग्राम है, उसके तहत भारत के 12 हैं। कौन कौन से इसमें से, पहला है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है सुंदरबन, चौथा है मुन्नार की खाड़ी, फिर नाकरेक, पंचवड़ी, सिमलीपाल, अचान कमार, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश स्थित पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैव मंडलों ने के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया है। ठीक है, कौन आ गया, कंचनजंगा जब शामिल किया गया था इसको भी आ गया था। ठीक है, चलिए आगे, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में यही जोड़ा गया है, कौन सा, कंचनजंगा। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन सा, पहला है अंडमान निकोबार, ध्यान देना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा कच्छ की खाड़ी है, तीसरा मन्नार की खाड़ी है और चौथा लक्षद्वीप है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत में क्या पाए जाते हैं, प्रवाल पाए जाते हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि भारत में प्रवाल क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसमें कई ऑप्शन दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रवाल भित्ति क्षेत्र। अच्छा, प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, अब प्रवाल क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं और ये अपने रंगीन रंग बिरंगे के होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस होते हैं और बहुत अच्छे आकर्षक होते हैं, प्लस ये ऑक्सीजन के बहुत ही बड़े संवर्धक होते हैं। ठीक है, इसलिए कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप में तटीय प्रकार के प्रवाल भित्तियां, लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब ध्यान, लक्षद्वीप जो एटॉल क्या होता है, एटॉल का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक प्रवाल है, ऐसे किनारे 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 क्या बना लिया, आपका प्रवाल बना लिया। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे क्या, ये मतलब चूना के प्रकार की संरचना होती है, इसमें प्रवाल होते हैं। अब ये जो संरचनाएं होती है इसे क्या कहा जाता है, एटॉल। क्या कहा जाता है, एटॉल। ठीक है, और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या लक्षद्वीप ज्वालामुखी उद्भोदन का कारण है या फिर प्रवाल का, तो इसका क्या आंसर होगा, प्रवाल का। ठीक है, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान, अम्लता वृद्धि, वैश्विक तापमान सही पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है। मतलब प्रवाल विरंजन क्या होता है, क्योंकि होता क्या है, प्रवाल में रंग होते हैं, रंगीन होते हैं। होता क्या है, जब इनके पास ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तापमान अधिक हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन अधिक करने लगते हैं। ऑक्सीडेशन अधिक होने की वजह से क्या होता है, ये जो इसके विरंजन होते हैं ये उड़ जाते हैं, घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सफेद रंग के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, सफेद रंग के हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवाल की मृत्यु दोनों की घटनाएं घटित होती हैं। ज्यादा तो है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र
इनमें से एक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में उसको। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्थानीय पद्धति नहीं, स्थानीय मतलब ऐसा स्थल जो उसके आवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है। ऑप्शन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या होगा, वनस्पति उद्यान जो होता है ये क्या है, स्वस्थानीय नहीं बल्कि क्या है, वाह्य स्थानीय। क्या है, वाह्य स्थानीय। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब आगे चलिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता के रख रखाव के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, कैसा है, अगर आनुवांशिक करते हैं क्या करेंगे, इसमें इन सीटू संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे, इन सीटू। भैया हमें जीवों को संरक्षित करना है, उनके वंश को बचाए रखना है, तो कैसा होगा संरक्षण, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं। स्ववासन मतलब उनके ही वास में संरक्षित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलागार, पवित्र उपवन या फिर वनस्पति बाग। जो वनस्पति बाग होते हैं ये क्या तो कहीं भी लगाया जा सकते हैं बाग, इसलिए उनके स्थान पर नहीं लगाए जाते। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। ये कैसा है, वाह्य स्थान है। कैसा है ये, वाह्य स्थान है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं आगे। चलिए, हम एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़े चूंकि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक या एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है। जस्ट हम देखे थे नाइट्रोजन। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है -220 डिग्री के आसपास होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती और चीजें इसमें सुरक्षित रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। क्या है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। क्या होता है जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र, क्या होता है आपका, आनुवांशिक विविधता के संरक्षण। इसका क्या मतलब होगा, हमें आनुवांशिक चीजों को क्या संरक्षित करना है, इसीलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, माफ करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक होता है। प्रवाल विरंजन का सबसे जो प्रभावी कारक होता है उसमें सागरीय जल का समांतर तापमान वृद्धि। अगर तापमान वृद्धि हो जाएगा क्या हो जाएगा, उनका प्रवाल विरंजन की घटनाएं होने लगेंगी और प्रवाल पूरे क्या हो जाएंगे, आपके सफेद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। एक अगर आपसे कहीं ग्लोबल वार्मिंग मिल जाए तो ये भी ध्यान देना है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन के सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या होगा इसका आंसर, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग। ये ऑप्शन आपको मिल भी गया। ठीक है, चलिए आगे। अब आपसे पूछा निम्न कौन से प्रवाल भित्तियां भारत में हैं। अब बताइए क्या क्या है, अंडमान निकोबार है, हाँ। कच्छ की खाड़ी है, हाँ। मन्नार खाड़ी, हाँ। सुंदरवन नहीं, सुंदरवन क्यों नहीं है, सुंदरवन में क्योंकि वहां नदियां जो मिले गंगा जैसा डेल्टा निर्माण कर रही है, इससे क्या वहां अवसाद की मात्रा अधिक होती है। परवाल में एक बड़ी कंडीशन है तो वहां अवसाद रहित होना चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या है आपका, यही होगा आंसर। ठीक, ऑप्शन 1 2 3। अब हम देखते हैं जैव विविधता का प्रयोग। हम जैव विविधता संरक्षण कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा, इसका क्या उपयोग होगा कि जैव विविधता संरक्षित किया जा सके। देखिए, जैव विविधता मृदा निर्माण किसके कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, मृदा निर्माण प्रयोग होता है, मृदा अपरदन की रोकथाम करता है, अपशिष्ट का पुनः चक्रण करता है और सस्य परागण के द्वारा मानव अस्तित्व के आधार बनी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जैव विविधता संरक्षित रहती है। अब इसका प्रयोग क्या क्या है देख लीजिएगा। अब जरा आइए इस चार्ट को देखिए बहुत ध्यान से। दवाइयों में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कुनैन का प्रयोग करते हैं, टेक्साल, बायो बोटान केमिकल्स, मार्फिन, ये सब क्या है, ये सब हम ऐसे औषधि हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, भोजन में क्या क्या होता है, नई फसलें और उन्नत किस्में। अगर हम जैव विविधता संरक्षण नहीं करेंगे तो हम लोग फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक में इधर क्या है, प्राकृतिक संतुलन में पारितंत्र की सेवाएं। पारितंत्र की सेवाएं में क्या होता है, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जल का संरक्षण, मृदा के निर्माण, मृदा अपरदन में रोकथाम, पोषण चक्र, सस्य परागण और जलवायु नियंत्रण में क्या होता है, इनका काम रहता है। ठीक है,
सांस्कृतिक लाभ में क्या है, धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखना। और सौंदर्य में क्या होता है, पर्यटन में, पालतू जानवर में और साहित्य रचना में भी इनका योगदान होता है। ये हो गए हमारे जैव विविधता के उपयोग। अब हमें देखना है, इससे जो एक प्रश्न बना है आईएएस 2011 में पूछा गया है, क्या जैव विविधता के माध्यम द्वारा मनुष्य अस्तित्व का आधार बने? क्या मृदा निर्माण से, सस्य अपरदन की रोकथाम से, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण के, सस्य परागण से। ये चारों ही ऑप्शन क्या है आपके सही है। अब हम पढ़ते हैं आयुषीन। आयुषीन क्या है? आयुषीन एक संस्था है। ये क्या काम करती है? यह क्या करती है कि जो विश्व में जितने जीव हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो नहीं भी संकटग्रस्त हैं, उनकी सूची तैयार करता है और उनके ट्रैफिकिंग में, उनके अनैतिक व्यापार में, या फिर उनसे होने वाले जो भी कोई समस्या है, कोई संकट है उनके ऊपर, उसके वो निगरानी करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, आयुषीएन की स्थापना की गई है। देखिएगा, आयुषीएन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य क्या है, प्रकृति की अखंडता, विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रभावी प्रोत्साहन करते हुए उनकी सहायता करना व प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत व पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ पर्यवेक्षक में इसका आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसे आयुषीएन कहा जाता है, के द्वारा एक बुक जारी की जाती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। और ये वही रेड डेटा बुक है, क्या करता है, जिसमें कुछ जीवों का या वनस्पतियों का, पौधों का सूची होता है जिसमें जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों, जंतुओं, प्रतिष्ठा व कवकों प्रजातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक होती है। यानी जो ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, किसमें किया जाता है? रेड डाटा बुक पे किया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। आयुषीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है? आयुषीएन का फुल फॉर्म है। किसी प्रजाति को तब विलुप्त घोषित किया जाता है जब वह प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखा गया। यानी मान लीजिए कोई जीव है और ये उसका घर है, अब वो करीब 50 वर्षों तक यहाँ नहीं देखा गया, तो क्या होगा? वो आपका विलुप्त मान लिया जाएगा। ठीक है, चला जाए आगे, चलिएगा। अब हमें देखना आयुषीएन के क्या लाभ है, आयुष सूची के लाभ क्या है। इससे क्या होता है? जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेख तैयार करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों को निर्देशन करना और जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची तैयार करना। ये सब क्या है? आयुषीएन के काम है, ये आयुषीएन के लाभ है। ठीक है, आगे चलिएगा। 2012 में आयुषीएन द्वारा भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया। यानी जो आयुषीएन की रेड डाटा बुक है उसमें करीब पक्षियों के 15 प्रजातियों को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2012 में। ठीक है, इस सूची में सोन चिड़ैया, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, साइबेरियन सारस, सेलेटी टिटहरी को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन्यजीव गधा किसके श्रेणी में? नियर थ्रेटेंड के श्रेणी में रखा गया। हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अगर आप यूपीएससी की एग्जाम देते हैं या आईएएस की एग्जाम देते हैं, उसमें ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें यूपीपीएससी में ज्यादातर पूछा जाता है आयुषीएन कौन सी बुक जारी करता है या रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। बस ज्यादातर यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। कावेरी नदी में महागिरी महासिर मछली 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक नील मीन पंख वाली, दूसरा नारंगी मीन पंख वाली। और मोर चाप चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों में श्रीलंका में प्राकृतिक वास में पाई जाने वाली है। ठीक है, 2016 में आयुषीएन द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? सब आयुषीएन की लाल सूची में 2016 में। इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी में उसमें गिरने वाली नदियों के मुहावने और दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्री तटों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब उल्लेखनीय है कि 2017 में इरावदी डॉल्फिन
IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। आप देखिएगा यहाँ जो प्रश्न बने हैं, मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे आपके यूपीएससी ने प्रश्न ज्यादा पूछे। देखिए IAS 2015, IAS 2011, ठीक है, ऐसे में ज्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो इसको हम यूपीएससी वाला न देखें, हम पीसीएस वाला देखेंगे जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जहां से आपके हल्के प्रश्न बनने हैं, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ से हल्के प्रश्न बनते हैं। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट संबंधित संगठन है कौन कौन सा? IUCN। कौन होता है? IUCN, ठीक है। आगे चलिएगा। रेड डाटा बुक कैसी सूची है? बताइए कौन सी सूची है? लाल पुष्पों वाली, लाल रंग वाली मछली को, लाल रंग के कीड़ों की, लुप्तप्राय पौधे और पशुओं की। क्या होगा? लुप्तप्राय पौधे और पशुओं के। इसमें ध्यान दीजिएगा, पौधे भी होते हैं, पशु भी होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा अरे सर आप तो पशु बताए ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। रेड डाटा बुक, फिर से वही पूछ लिया प्रश्न। मैंने कहा ना, यही बार बार आपसे पूछा गया, बाकी वो कुछ नहीं है, इसका भी आंसर वही होगा। चलिए अब आगे प्रश्न आते हैं। वही है ये एक प्रश्न, ये देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों को कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ऑप्शन क्या हो गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या कुछ ही बची है, ठीक है, इसलिए इसे अत्यधिक संकटग्रस्त घोषित किया जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास कितने वर्ष तक न दिखे? 50 वर्ष तक। अगर वो 50 वर्ष तक अपने प्राकृतिक आवास नहीं दिखता है तो क्या माना जाता है? उसे विलुप्त माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं जैव विविधता एवं संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी अब हमको यह देखना है ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं जो संकट से ग्रसित हैं और विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्ति होने के कगार पे हैं, और IUCN ने इसे घोषित कर दिया। IUCN ने इन्हें घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए, पर्यावरण में प्राकृतिक मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। इससे इनकी संख्या में कमी हो जाती है और पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एक गिरावट आई। जो गिद्ध है, जो भारतीय गिद्ध हैं, इनकी संख्या में गिरावट आई। गिरावट होने का कारण क्या है कि इसमें एक दवा होती है जो पशुओं को खिलाई जाती है, जिसका नाम डाइक्लोफोनेक सोडियम के एक ऐसी दवा, एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं को दर्द निवारक के रूप में करते हैं। होता क्या है, जब यही डाइक्लोफोन सोडियम जो होता है पशुओं मर जाता है, तो जब हुए मरे पशु को मांस खा लेते हैं गिद्ध, तो होता क्या, 30 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई पशु है, ठीक है, समझिएगा, एक पशु है, ठीक है, या अरे यार एक सेकंड, एक पशु है, ठीक है, अभी बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो क्या हुआ, इसको एक दवा दे गई जिसका डाइक्लोफोन सोडियम था। अब हुआ क्या, ये मर गया। फिर जब मर गया तो गिद्ध वगैरह क्या खाते हैं, इनको खाएंगे। जब खाएंगे हो गए क्या, इनके शरीर में डाइक्लोफोन सोडियम होगा, जिसकी वजह से क्या हो, ये भी 30 दिन के अंदर मर जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, इनकी मृत्यु बड़ी संख्या में बड़ी जल्दी हो गई। और हुआ क्या, इस दवा के कुप्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत में, नेपाल में और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गिद्धों की मौत हो गई, ठीक है। मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, डोडो वृक्ष, कहाँ का है, मॉरिशस में जाना जाता है। डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा। ये जो वृक्ष था, क्योंकि ये डोडो पक्षी है, अब इसके प्रजनन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये विलुप्त हो गया। जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। वस्तुतः वृक्ष डोडो पक्षी का मुख्य भोजन होता था। जो इसका वृक्ष होता है, इस वृक्ष का, यह डोडो पक्षी का भोजन होता था, लेकिन अब है नहीं, इसलिए लोग खा नहीं पा रहे हैं ये डोडो पक्षी, ठीक है। आगे चलिएगा। इंडियन फ्लाई फॉक्स चमगादड़ एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, भारत, मालदीव में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित है, यानी वर्ल्ड लेवल श्रेणी में शामिल किया गया है।
ये एक शाकाहारी है और स्तनी। ध्यान दीजिए, कई बार आपसे पूछा गया जो डंगोंग है ये कैसा है, ये स्तनी है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री गाय। लिखा है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। क्योंकि ये इतनी सीधी होती है इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? समुद्री गाय। और चूंकि स्तनधारी भी है तो ये भी ध्यान देना है हमें, क्योंकि कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जीव स्तनधारी है नहीं है, इसे ध्यान देना है आपको। चलिए, यह मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत में श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ खाड़ी पाए जाते हैं समुद्री गाय? कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में और श्रीलंका में। ठीक है, आगे चलिएगा। कच्छ की खाड़ी गुजरात में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी उपस्थिति देखी गई है। डोंगियों को जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है इसके अनुसूची 1 के अधीन रखा गया। ठीक है, मैंने आपसे बताया था ना कि जीवों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें एक कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके तहत क्या किया गया है? उसके तहत कुछ जीवों की सूची दी गई है, उस सूची के तहत ये फर्स्ट सूची में ये शामिल है। ठीक है, चलिए आगे। कच्छ का रण भारतीय वन गधे के प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसकी परिपक्षी कोई नहीं है, किंतु इनके आवास सीमित होते जाने का अस्तित्व में खतरे हो चुके हैं। क्या गधे क्या होते हैं कि इनके आवास को बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन चूंकि है क्या कि मानवीय गतिविधियों के कारण इनके वास का नाश हो रहा है। जब इनके वास मतलब जहां ये रहते थे इनके वास का नाश हो रहा है तो इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे चलिएगा। प्रोसोपिस जोलिफ्रो मुख्यतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र का एक छोटा झाड़ीदार पौधा है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया था। इस पौधे को तमिल में सिमई, करुवेली तथा हिंदी में बिलायत बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहरी तक जाती है और यह भूमि जल को बड़े पैमाने पर सोख लेता है। यह पौधा न केवल मिट्टी के जल को सोखता है बल्कि आसपास के वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकल के दूसरे पौधे नहीं पनप पाते और यह वायुमंडल के विभिन्न जहरीले पौधों को सर्जन करता है। स्पष्ट है कि जैव विविधता के लिए खतरा है। एक आपने सुना बबूल बिलायती बबूल जो होते हैं, एक देसी बबूल होता है, एक बिलायती बबूल होता है। देसी बबूल याद करिए, हम लोग जब बचपन में थे, जब चोट लग जाती तो क्या करते, या कभी कांटे वाटे धस जाते तो उसी कांटे को तोड़कर क्या करते थे, कुछ कांटे को निकाला जाता था। बबूल जो होता है देसी वाला, ये मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, गाड़ियों को बहुत तेजी से पंचर करते हैं। ठीक है, और क्या है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, राइट। चलिए आगे चलिएगा। सिंह पुच्छ वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ठीक है, 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। कहां से घोषित कर दिया? भारत से घोषित कर दिया गया। कब कर दिया? ये 1952 में कर दिया गया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीते को मध्य प्रदेश के कोनो अभ्यारण्य में बसाने की योजना बनाई। इसके तहत 8 चीतों को नामीबिया से और 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। चूंकि चीता है नहीं, अब हमें चीतों का संरक्षण करना है। आपको पता है पिछले साल सरकार ने करीब 20-22 चीतों को लेकर आई थी, जिसमें 8 नामीबिया से और 12 आपके साउथ अफ्रीका से लाई गए। अब क्या करना है, इनको हमें संरक्षित करना है, इनका संवर्धन करना है। ठीक है, समुद्री तल से 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिम तेंदुआ मतलब ऐसे तेंदुआ जो हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं या ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किए गए सर्वेक्षण में बात पुष्टि हुई है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी पाए जाते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, कहां से? अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। कलीज तितर जम्मू कश्मीर के राजकीय पक्षी है। ये उड़ने वाली गिलहरी भारत, रूस और चीन में, जापान और यूरोप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे इधर आइएगा। अफ्रीका और अमेरिका में अनेक भागों में पाई जाती है। भारत में हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः
उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलती है। उड़ने वाली गिलहरी का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि उसके पास पंख लगे हैं और इधर से उधर उड़ जाती है। अब ऐसे समझिएगा जरा, ये मान लीजिए एक वृक्ष ये है, ठीक है, एक वृक्ष ये है। अब इनके टहनियों के बीच में बहुत कम अंतर होता है, मान चलिए बहुत कम अंतर होता है। तो ये कोई गिलहरी होगी, मान लीजिए एक गिलहरी है, ठीक है, ये रहिएगा, ये एक गिलहरी है, ये यहाँ जंप करके यहाँ आ जाती है, इसलिए इसे उड़ने वाली गिलहरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री जीवों में कौन डोंगयोंग, डॉल्फिन, वेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि रूप में बहुताया पाए जाते हैं। ठीक है, श्रू टैपियर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। रैकून जैसे दिखाई देने वाले रेड पांडा, लेसर पांडा, फायर फॉक्स आदि के नामों से जाना जाता है। यह वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा जो पांडा होता है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। जूलॉजिकल नाम एलुरस है। और भारत में रेड पांडा जो तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा होता है, सिक्किम वाला हिस्सा होता है वहां पर, और पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा होता है यहाँ पर ये रेड पांडा पाया जाता है। ठीक, इधर आइएगा। स्लोगन फ्रॉग माउथ, यह पश्चिमी घाट श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है, और इसका जो मुंह होता है एक फ्रॉग की तरह होता है, यानी मेढक की तरह होता है। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पूर्व एशिया कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आगे चलिएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण मंत्रालय अधीनस्थ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण एनविस सेंटर फाइनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट प्रदर्शित सूची के अनुसार भारत में कौन कौन से विलुप्त है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हैं, हुलाक गिब्बन ये भी विलुप्त प्राय हैं, एशियाई जंगली कुत्ते जिसे ढोल कहा जाता है ये भी विलुप्त प्राय हैं, मस्तूरी बिल्ली ये कम खतरे में है। इस प्रकार की सूची के अनुसार ये इनकी स्थिति ये है। चलिए अब आते कुछ प्रश्न देखते हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों के ह्रास के लिए उत्तरदायी? ये ध्यान दीजिए, इतनी बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, कुछ कहने को नहीं, तो अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डाइक्लोफेन सोडियम। क्या होगा? डाइक्लोफोन सोडियम। अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर देखे। फिर गिद्धों में तेजी ग्रंथि संख्या क्या होगा? डाइक्लोफोन सोडियम। पशुओं को दिया जाने वाली दवा जिससे क्या होगा गिद्धों की संख्या में विलुप्ति का कारण क्या है? डाइक्लोफेनिक टेक या फिर डाइक्लोफोन सोडियम। फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न, ये देखना पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल नहीं दिखाई देते। क्या रीजन है? पशुओं को दिया जाने वाला डाइक्लोफोन सोडियम। इसका क्या आंसर होगा? गोपालकों द्वारा पशुओं को दिया जाने वाला प्राकृतिक औषध जिसका नाम है डाइक्लोफोन सोडियम। ठीक है, आगे चलिएगा। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन असफल रहा, किस वजह से रहा? डोडो पक्षी के कारण। क्यों? क्योंकि डोडो पक्षी जो होता है इसके बीज खाते थे, और जैसे मान लीजिए डोडो पक्षी है, ये मान लीजिए इसका रीजन क्या है, मान लीजिए ये क्या है आपका वृक्ष है। अब वृक्ष पे एक जीव बैठता था जिसका नाम क्या था? डोडो। ये मान लीजिए पक्षी है, मान लीजिए पक्षी है, ये आता था इसके बीज को खाता था, खा के ये जाता था, मान लीजिए यहाँ कहीं गया, और क्या हुआ ये पोटी वगैरह कर देता था। पोटी के माध्यम से क्या होता था, यहाँ पर नए पेड़ पैदा हो जाते थे। अब हुआ क्या, ये पक्षी विलुप्त हो गया। जब ये पक्षी विलुप्त हो गया, हुआ क्या, इनका परागण हो नहीं पाया, एक स्थान से दो स्थान पर किसी जा नहीं पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी विलुप्ति पर कगार हो गया। ठीक है, अभी चलिएगा। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल व निम्नता क्या है? क्या ये चमगादड़ है? क्या है? चमगादड़ है। ठीक है, डोंगयोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? क्या है ये? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने देखा था ऊपर। आगे चलिएगा। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डोंगयोंग के संदर्भ में आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही या नहीं सही है इसको बताना है। यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है, बिल्कुल सही है। यह पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है, पूरे में नहीं पाया जाता, ध्यान देना, पूरे समुद्री तट में नहीं पाया जाता। ठीक है, इससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत रखा गया। बिल्कुल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे। बालुई लवड़ी क्षेत्रों में भारतीय पशु जाति की प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में पशु का कोई परभक्षी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं जो इसको हानि पहुंचाए, इसको खत्म करे।
किंतु आवाज ध्वंस होने के कारण इनके अस्तित्व में खतरा है। यानी इनकी आवाज जो विखंडित हो रहा है या आवाज खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो, इनके जीवन पे संकट हो गया है। कह रहा है ये कौन है, क्या नाम था जो आपका गधा है, जो जंगली गधा है, जो कहाँ पाया जाता है, कच्छकरण में पाया जाता है। इनके लिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा नामक पादप क्यों समाचारों में रहा? ये समाचारों में रहा तो इसको प्रश्न छोड़ दीजिए, क्योंकि आईएएस का प्रश्न है और करंट से संबंधित है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किन में सिंह पुच्छ वानर या अपनी प्राकृतिक आवास पाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन तीनों में ही पाया जाता है, बल्कि आंध्रा में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे पूछा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से भारत के प्राकृतिक वास में है? ठीक है, क्या होगा? काली गर्दन वाला सारस हाँ है। चीता नहीं, चीता का भी 1952 में क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया, यानी चीता नहीं है। दो जहां उसे काट दीजिए, दो यहाँ है, दो यहाँ है, कट गए। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में स्लोगन फ्रॉगमाउथ, कापर स्मिथ मार्केट, जे ग्रे चिंड, मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड, रेड स्टार्ट क्या है? ये क्या है, एक पक्षी है। क्या है, पक्षी है जो पश्चिमी घाट में पाया गया था। ये भी कर्ण से संबंधित आपका क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कथन पे विचार करना, बताना है कौन से स्टेटमेंट से सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। लवड़ी जल मगर पाया जाता है, बिल्कुल सही पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र में पश्चिमी घाटों में थ्रू टैपिकर पाए जाते नहीं। ये ऑप्शन आपका गलत है। पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। जो ये पाए जाते कहां पर, हिमालय जो श्रृंखला होती है वहां पर पाए जाते हैं, ना कि मालाबार। मालाबार कहाँ है? ये आपका क्षेत्र, मान लीजिए ये है, ये वाले क्षेत्र को मालाबार कहा जाता है, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, हिमालयन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब कथन दिया गया है, आपको विचार करना है कौन सा सही है या कौन सा सही है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते नहीं दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में नहीं पाए जाते, बल्कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। भारत में स्लो रोलिंस उत्तर पूर्वी सघन वनों में रहते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है आपका सही है। अभी जस्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखें। अब आप सामने क्या है, नाम दे रखा है, इसको पूछा कौन सा विलुप्त है कौन सा नहीं है। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मस्थुरी बिल्ली विलुप्त प्राय, हांगकांग गिब्बन विलुप्त प्राय, या एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित है। ये ऑप्शन आपका गड़बड़ है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, आगे अगला हमारा टॉपिक क्या है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। किससे? आर्द्रभूमि। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।